Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rudy College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic, that is educational research, its meaning, nature and scope. इसके पहले भी रिसर्च पर हम लोगों ने बात की है, इवन अप्रोचेस ऑफ रिसर्च पे बात की है, क्वालिटेटिव रिसर्च पर कई बातें हैं, है ना। लेकिन ये एक बेसिक इवन फंडामेंटल अप्लाइड और एक्शन रिसर्च पे भी थोड़ी बात मैंने की है, लेकिन फिर भी ये एक टॉपिक रह गया था कि शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है। और जनरली जब एजुकेशनल रिसर्च का पेपर इसी टॉपिक से शुरू होता है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। रिसर्च हम लोग जान चुके हैं, रिसर्च क्या होती है। रिसर्च एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स और वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द फिनोमेना, collecting and analyzing information or data on such variables to find answers to certain critical questions, है ना। ये बात हम लोग नहीं करेंगे कि री प्लस सर्च है, पुनः पुनः खोजना है, ट्रूथ है, ये सारी बातें होंगी रिसर्च पे। इवन इथिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च पे भी कई बार मैंने आपसे बात की है। रिसर्च क्या है? पहली बात की सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना। हम सिलसिलेवार तरीके से सिस्टम से चलेंगे। क्या करने के लिए चलेंगे? किसी समस्या को का विश्लेषण करेंगे, हम कुछ कारक और वेरिएबल ढूंढेंगे जो कि उस घटना में इन्वॉल्व होंगे, हम कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन या डेटा को, और फिर हम कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। दीज आंसर्स कंट्रीब्यूट फर्दर टू इंक्रीज ह्यूमन नॉलेज। इन उत्तरों से क्या होता है? अंततोगत्वा मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। ऑर्डरलीनेस इज द हॉलमार्क ऑफ रिसर्च, मतलब ऑर्डर से आपको रहना है, क्रमवार रहना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अनुसंधान के लिए। इनफैक्ट research is considered to be a formal, systematic, intensive process of carrying on the scientific method of एनालिसिस। या आप कह सकते हैं वास्तव में अनुसंधान क्या है? विश्लेषण के वैज्ञानिक तरीका है ना, जो कि फॉर्मल है, सिस्टमैटिक है और इंटेंसिव प्रोसेस है, जिससे हम वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं। अब एजुकेशनल रिसर्च है ना, तो एजुकेशनल रिसर्च जरा सी नीचे वाली लाइन चली गई। इट मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी सिस्टमैटिक स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग on perceiving a certain complex educational problem of more than immediate personal concern and stated in a problematic form। ये हैरिस ने 1960 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में कहा। देखिए, रिसर्च समझ में आ गई ना। तो एजुकेशनल रिसर्च का मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहा है, जो शैक्षिक समस्याओं से का जहाँ समाधान हो रहा है, वो शैक्षिक अनुसंधान है, मोटा मोटा समझे तो, है ना। तो इट मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी सिस्टमैटिक स्ट्राइविंग। ये कह रहे हैं कि हम सिस्टमैटिकली चलेंगे और खोजेंगे किसी जटिल शैक्षिक समस्या का समाधान खोजेंगे, जो कि मोर देन इमीडिएट पर्सनल कंसर्न, यानी कि ये नहीं कि अभी हमको तुरंत लग रहा है कि हमारा कुछ व्यक्तिगत लेना देना है उस समस्या का समाधान, नहीं, वो हमारी व्यक्तिगत समस्या से बड़ी समस्या होनी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में हो, उसका सोल्यूशन हम ढूंढें। ये एजुकेशनल रिसर्च है। ट्रेवर्स 1969 में कहते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च इज एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द इवेंट विद विच एजुकेटर्स आर कंसर्न। जिन इवेंट से, जिन घटनाओं से शिक्षाविदों को कंसर्न होता है, ऐसे साइंटिफिक नॉलेज की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के डेवलपमेंट के लिए किया गया प्रयास शैक्षिक अनुसंधान है। इट्स गोल इज टू डिस्कवर जनरल प्रिंसिपल्स और इंटरप्रिटेशंस ऑफ बिहेवियर टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इवेंट्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस। और इसका लक्ष्य क्या है? हमको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स खोजने हैं और हमको व्यवहारों का इंटरप्रिटेशन करना है, जिससे हम क्या कर सकें? जिससे हम भविष्यवाणी कर सकें, व्याख्या कर सकें और कंट्रोल, नियंत्रित कर सकें शैक्षिक सिचुएशंस की घटनाओं को, शैक्षिक परिस्थितियों की, है ना। जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी which is directed towards development of a science of behavior in educational situations. The ultimate aim of such a science is to provide knowledge that will permit the educator to achieve his अब नीचे वाली लाइन चली गई है, कुछ छोटा सा है, कुछ जरा सा। तो ये सारी शैक्षिक अनुसंधान के की परिभाषाएं हैं, यानी कि वो उन घटनाओं का हम उन समस्याओं का हल खोजना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हो रही हैं, वैसी घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं जिनसे शिक्षाविदों को सरोकार है, तो शैक्षिक अनुसंधान हो गया। अनुसंधान समझना है ना। अब नेचर क्या है, प्रकृति क्या है शैक्षिक अनुसंधान की? तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि
फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस की तरह से हम एजुकेशन में स्टडी और रिसर्च नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हमारा सोशल साइंस है। तो अनलाइक साइंटिफिक रिसर्च which has its roots and underlying assumptions firmly entrenched within the positivist paradigm, educational research has emerged from and encompasses a broad range of different assumptions and philosophies. देखिए, मैंने आपसे पैराडाइम पे भी बात की है, पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट, इवन नेचुरलिस्ट, है ना। तो हम ये समझेंगे कि जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक होता है और ये मान के चलता है कि सत्य केवल एक है और उसको निरपेक्ष तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, जबकि शिक्षा के साथ ऐसा नहीं है। इन एजुकेशन द प्रायोरिटी इज नॉट ऑलवेज दैट ऑफ बीइंग एबल टू मेजर ऑब्जेक्टिवली द इम्पैक्ट अ गिवन फैक्टर फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजेशन। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि हम एकदम वस्तुनिष्ठ तरीके से घटना का अध्ययन कर लें और जनरलाइज करें, नहीं, बट ऑफ एक्सप्लोरिंग द कंटेक्चुअल एंड सब्जेक्टिव इश्यूज इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जबकि हमारी प्राथमिकता यहाँ पे कुछ कंटेक्चुअल, जिनका जिनका कंटेक्स्ट से लेना देना है, जो सब्जेक्टिव इश्यूज हैं, जहाँ व्यक्तिनिष्ठता आती है, उनका एक्सप्लोर करना है, उनको एक्सप्लोर करना है, जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर सेवरल लिमिटेशंस इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन of the साइंटिफिक अप्रोच इन द एजुकेशन, है ना। तो अगर हम शिक्षा में पूरी तरीके से वैज्ञानिक उपागम का अनुप्रयोग करना चाहें तो उसमें कुछ सीमाएं आती हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं वो? सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो जटिल है। क्यों? क्योंकि हम अध्ययन किस पर करने जा रहे हैं? मनुष्यों का, मनुष्य की एक्टिविटी, मनुष्य का अचीवमेंट, है ना, स्टूडेंट का इंटेलिजेंस, उसका एकेडमिक अचीवमेंट, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन। तो ये सब्जेक्ट मैटर हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप इसमें पूरी तरीके से साइंटिफिक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन, इसमें प्रेक्षण में भी कठिनाइयां हैं। हम प्रेक्षण करें तो कुछ और देखेंगे, XYZ कोई और करेगा तो वो कुछ और परसीव करेगा, तो ये ऑब्जर्वेशन भी सटीक नहीं है, बिल्कुल उस तरीके से नहीं जैसे एक आदमी कर रहा है। डिफिकल्टीज इन रेप्लिकेशन, इसीलिए इसके रेप्लिकेशन में दिक्कतें हैं। इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है और जिससे आप चाहे इंटरव्यू ले रहे हो, चाहे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, चाहे आप उनसे क्वेश्चनर फिल करवा रहे हो, एवरीथिंग में इंटरेक्शन होता है और हर बार इंटरेक्शन बदल जाएगा। डिफिकल्टीज इन कंट्रोल, इसीलिए आप मनुष्य पर नियंत्रित दशाओं में प्रयोग नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मेजरिंग टूल हैं वो भी उतने सटीक नहीं है, इसलिए ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसको पूरी तरह से ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम नहीं है, इसकी प्रकृति सोशल साइंस के की फिलॉसफी पे बेस्ड है, इसलिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट या नेचुरलिस्ट पैराडाइम इस पर लागू होगा, है ना। फिर स्कोप, देखिए विषय क्षेत्र तो बहुत व्यापक है इसका। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंक्वायरी है और इसने बहुत सारे विषयों से कंसेप्ट और थियरीज को बोरो किया है, जैसे बायोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, है ना, बहुत सारी विधाओं से, बहुत सारे विषयों से। Hence, the methodologies used in educational research are also derived from several disciplines. इसीलिए जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो भी हमने बहुत विषयों से ले रखी है। जैसे हम सिस्टम एनालिसिस से, बायोलॉजी से सिस्टम एनालिसिस लेते हैं, फिजिकल और नेचुरल साइंस से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल मेथड लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस से हम ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू को लेते हैं, साइकोलॉजी से हम टेस्टिंग लेते हैं एंड और इसी तरीके से, है ना। तो स्कोप देखें तो बहुत सारा है। आप देखिए इतने सारे विषय क्षेत्र आते हैं शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत और इन पर रिसर्चेस होती हैं, जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, दर्शन, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, ह्यूमनिज्म, है ना। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि पहले कैसा रहा, गुरुकुल पद्धति में शिक्षा कैसी थी, फिर बौद्ध काल में कैसी हुई, फिर मुस्लिम काल में क्या हुई, फिर ब्रिटिश एरा, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और ऐसा वैसा सब हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कि मनुष्य को किस तरह की शिक्षा दी जाए, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे शिक्षा में अपना रोल प्ले करते हैं, कम्युनिटी स्टेट का क्या रोल है, ये सब। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो इन न्यूमरस टॉपिक हैं, पर्सनालिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कितना कुछ है ना, और बहुत सारा, ही तो कुछ ही लिखा है मैंने। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे रिसर्चेस होती हैं कि गाइडेंस, उसमें भी पर्सनल गाइडेंस है, एजुकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस है, काउंसलिंग इक्लेक्टिक है, डायरेक्टिव है, नॉन डायरेक्टिव है, कितना कुछ है ना। टेस्ट एंड मेजरमेंट पे होती हैं रिसर्चेस। करिकुलम, मेथड्स एंड टेक्स्ट बुक, करिकुलम कैसा हो, टेक्स्ट बुक में क्या कमी है, कैसे सुधार सकते हैं, है ना।
फिर उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जहाँ आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ जाएगा। एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे इफेक्ट करता है, कैसे सुधारा जा सकता है, मूल्यांकन में कहाँ कमी है ना। टीचिंग, टीचर बिहेवियर, जॉब सेटिस्फेक्शन, टीचर एजुकेशन, टीचर कैसा हो, टीचर का जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, उसका व्यवहार कैसे है, शिक्षण कैसे सुधारा जा सकता है, किस विधा में शिक्षण अच्छा है, सब कुछ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्चेस हैं, लीडरशिप, एजुकेशनल लीडर कैसे हो सकता है, कैसे मैनेजमेंट, है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पे, सोशल एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, कंपेरेटिव एजुकेशन, भारत की शिक्षा का अमेरिका से तुलना कर लीजिए, जापान से कर लीजिए, चीन से कर लीजिए। हायर एजुकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन अब्रॉड, हायर एजुकेशन में कितनी रिसर्चेस हैं। फिर ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन में रिसर्च हो रही है। लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कोई प्राइमरी में कर रहा है, कोई प्री प्राइमरी में कर रहा है, कोई सेकेंडरी में कर रहा है, ये सब लेवल्स ऑफ, कोई टेक्निकल में कर रहा है ना। फिर डेमोग्राफिक स्टडीज इन एजुकेशन, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, शिक्षा कैसे बच्चों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पैदा कर सकती है। और बहुत मतलब एक एक टॉपिक पे हजार हजार एक एक मेन हेडिंग पे रिसर्चेस निकल सकती हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग, आजकल तो बहुत काम हो रहा है इस पर। एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी रिसर्च, जितना भी एनईपी 2020 के अंतर्गत रिसर्चेस कराई जा रही हैं, सब क्या है, पॉलिसी रिसर्चेस है। तो इतना स्कोप है, ये तो कुछ मतलब इसमें हमने ऐसा थोड़ी कि सारा ए टू जेड लिख दिया है, कितना कुछ छूट गया है। आप खुद सोच सकते हैं कितना विषय क्षेत्र व्यापक है शैक्षिक अनुसंधान का। तो ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक, कि अनुसंधान क्या है, शैक्षिक अनुसंधान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है और हो भी नहीं सकती है। और स्कोप, विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि शिक्षा खुद एक अंत अनुशासनीय विषय है और बहुत विषयों से इसका लेना देना है, बहुत सरोकार है इसका, इसलिए बहुत सारा इसका बड़ा सा विषय क्षेत्र है। Okay, so in this way I have, you can say ki start concept the preliminary lecture on the research or educational research. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.